मैम नमस्ते, सर नमस्ते, और सभी दर्शकों को मैं कहूँगी कि नमस्ते। देखिए मैं नर्वस हूँ, पहले से बता रही हूँ, क्योंकि इन लोगों के से सवाल पूछने जैसा अक्ल और बुद्धि मुझ में नहीं है। फिर भी इन्हीं के आंगन में बैठ के मैं ये धृष्टता करने जा रही हूँ कि जो हमारा आज का वो है शीर्षक कि कठिन समय में कटाक्ष। तो महिला होने के नाते मैं इतनी छूट लूँगी कि सबसे पहले मैं शालिनी मैम से अपना सवाल करूँगी कि मैम आप ये बताएं कि कठिन समय से तात्पर्य क्या है, हम क्या समझें कि कौन सा समय कठिन है और कौन सा आसान है, खास करके कटाक्ष के लिए। जैसा मैंने आपका एक लेख पढ़ा था कि व्याधि में कविता, कविता में व्याधि, तो उसके आलोक में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या जो है ये कठिन समय किसी खास समय को कहा जा सकता है, किसी खास एंगल से कहा जा सकता है? क्या कठिन समय सिर्फ सत्ता के खिलाफ होता है कि सामान्य जन के लिए भी कोई ऐसा वो होता है कि लेखक के लिए कठिन समय उपस्थित हो जाता है? मैम धन्यवाद ममता जी। बहुत आप इतनी विनम्रता से ये कह रही हैं कि आपको नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि जबकि मेरे कोई 30-40 लेख मैं लिख चुकी हूँ, लेकिन कोई पुस्तक के रूप में अभी तक प्रकाशित होने के लिए नहीं दिए हैं। आप पढ़ के सवाल कर रही हैं। ये अमृतलाल नागर जी और भगवती चरवर्मा जी और यशपाल का शहर भी है, उनको याद करते हुए एक तो बहुत बधाई कि रेख्ता वालों ने ये सम्मेलन किया। कठिन समय में कटाक्ष आपका टॉपिक है। मेरे नारीवादी आंदोलन से जुड़ के मैं काम करती रही हूँ, लेकिन मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो संस्कृत है। उसमें क्या होता है, कठिन क्या है, समय क्या है और कटाक्ष क्या है। सबसे पहले तो उसको अलग अलग करके देखते हैं। और मैं क्या है, कठिन समय में कटाक्ष। तो मुझे लगता है कि जो कठिन समय है वो समय सारे के सारे कठिन होते हैं। सारे समय कठिन है। जब अकबर बीरबल से हंस के कोई बात कह देता था तो व्यंग में कह देता था, जब तेनालीराम कह देते थे कृष्णदेव राय के यहाँ तो वो हंस के कह देते थे। जो लोग सत्ता में होते हैं और ताकतवर होते हैं उनके लिए उस समय वो समय सरल होता है। जो आज सत्ता में है उनके लिए वो समय सरल है, कल सरल नहीं था, आगामी कल में वो कठिन हो जाएगा। तो जो कठिन समय में होते हैं, जो बहुसंख्यक सामान्य जन हैं, हम जैसे लोग न, जो ना कभी सत्ता में थे, ना आज हैं, ना कभी आएंगे, हमारे लिए तो सारे ही समय कठिन है। तो कठिन समय में हम लोग अपने मन की बात कह तो नहीं सकते हैं, तो हम तो सिर्फ दूसरों के मन की बात सुनते हैं। तो जब हम अपने मन की बात कहने में झिझक रहे होते हैं तो वो समय कठिन हो जाता है। तो हम सीधे सीधे ना कह के घुमा फिरा के कहते हैं। तो हमारे पास सिर्फ कटाक्ष ही एक ऐसा उपकरण रह जाता है जो हम कटाक्ष करें। एक में और, क्योंकि संस्कृत के बैकग्राउंड है तो इसलिए कटाक्ष और व्यंग में मुझे कठिन समय में अनुप्रास जोड़ के आपने कटाक्ष बनाया होगा, लेकिन कटाक्ष से बेहतर शब्द व्यंग होता है, क्योंकि कटाक्ष में थोड़े से कटीलेपन की गंध आती है, काट काट के कि नीचा दिखाना, चोट पहुंचाना। व्यंग में व्यंजना है कि जो हम कह रहे हैं शब्द है उसके साथ, जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो घंटा बजता है ना, घंटे के ऊपर हथौड़ी से घंटा बजता है, टन टन टन। तो जब आघात करते हैं तो टन की आवाज आती है, उसके बाद टन के बाद एक अनुरणन उसका जो सुनाई देता है। जो अनुरणन है उसको कहते हैं ध्वनि। वो आघात से नहीं होती है, वो बिना किसी आघात के होती है। तो हमारे जो आचार्य अभिनव गुप्त हैं वो लोग उसको ध्वनि कहते हैं, व्यंजना को, कि कहाँ नहीं फिर भी पता चल गया, सुनने वाले ने समझ लिया कि क्या कहा गया है और उसका अर्थ क्या है। तो ये समय कठिन है, पहले भी कठिन था। तो जो जन सामान्य के लिए तो हर समय कठिन है, उसमें उनको व्यंग से अपनी बात कहनी चाहिए। व्यंजना शक्ति वैसे भी शब्द की सबसे बड़ी शक्ति है। आपने जिक्र किया मेरे लेख का, व्याधि पर कविता या कविता की व्याधि। मैं जैसे मैंने बताया, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और महिलाओं के आंदोलन से जुड़ के महिलाओं के लिए
काम करती रही हूँ, 30-40 साल हो गए, विभिन्न विषयों पे उनके प्रति हिंसा रोकने के लिए और उनके सामान्य सशक्तिकरण के लिए। साहित्य की मैं पाठिका हूँ, तो साहित्य में मेरा जो आना हुआ 2008 में नारीवादी आंदोलन पर एक नारीवादी का अंतरदर्शन नाम का मेरा एक लेख छपा था कथा देश में। उसमें 4-5 महीने तक बहस हुई। उसके थोड़े दिनों बाद मैंने ये व्याधि पर कविता, याद ध्यान नहीं मुझे कब लिखा था, काफ़ी दिन हो गए, जब ब्रेस्ट कैंसर पे पवन करण और अनामिका इन दोनों की एक एक कविता आई और जो मेरी निगाहों में पड़ गई, जिसके बारे में मैंने लिखा। मैं आपको बताऊं, मैं साहित्यकारों में, मैं अभी बात भी करती, मैं साहित्यकारों में किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ। मैं अपने को साहित्य का पाठक ही मानती हूँ। तो वो जो साहित्यिक फ्रेटर्निटी का हिस्सा मैं अपने आप को आज भी नहीं समझ पाई हूँ। और मैं इस बात की बहुत आभारी हूँ कि जब से मेरे लेख छपे तो सारे लेखकों ने, कवियों ने, मतलब एक एक लेख पे 400-500 तक SMS मेरे पास आए हैं, प्रशंसा के और तारीफ के, बुराई के, उसके मतलब। तो हिंदी का जगत बहुत ही अच्छा और बहुत ही सबको ग्रहण करने वाला है। तो जो व्याधि पर कविता जो आपने कहा, उसका सिर्फ जो शीर्षक था वो व्यंग्यात्मक था। इसी तरह मेरा एक और लेख छपा था, मर्दों के खेला में औरत का नाच, जो तहलका में, वो मैंने सिर्फ 3 दिन में लिख दिया था। वो 10 साल की प्रवृत्तियों के ऊपर था, क्योंकि मैं बराबर पढ़ती रही हूँ और उन्होंने कहा कि लिखना है, तो मैंने जल्दी उसको लिख दिया और भेज दिया। उसमें मैंने कोई बहुत रिसर्च नहीं करी थी, जो कुछ पढ़ती रही हूँ वो लिखा। मुझे कहना यह है कि जब हम कहते हैं कि हम कोई काम सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं, तो हम ब्रेस्ट कैंसर पर जो पवन करण ने कविता लिखी थी, वो एक तरीके से स्त्री के विभिन्न अंगों को अलग अलग दिखाते हुए उनको विमानवीकृत कर रही थी। वो रीतिकालीन नक्शिक वर्णन से भी बदतर मैंने उसको दिखाया था कि आप इसमें सिंपैथी से बात नहीं कर रहे हैं। और अनामिका ने हंसते हुए वो कविता लिखी थी, ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें उसने लिखा था कि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट रिमूव हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छा था, वो पहाड़ थे और चूहा था और हट गए तो अच्छा हुआ। तो मैंने ये टेक लिया था कि किस तरह से हम व्याधि को एक रूपक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिनको वो व्याधि होती है उनको कैसा लगता होगा। तो मैं हमेशा अपने लेखों में अपनी बात को आगे ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं पहले क्रम में ये कहना चाहती हूँ कि जो समाज है और जो साहित्य है, मैं स्वयं उसको ज़्यादा अलग करके नहीं देखती। मेरे लिए जो समाज है वही साहित्य है, जो साहित्य है वही समाज है, उसका दर्पण है। और ये कह के भी मैं उसको दर्पण भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसी को उसका एक हिस्सा मानती हूँ। और मैंने जब तहलका वाला लेख लिखा, तब तक मेरा दिल बहुत दुख चुका था। मैं ये देख रही थी कि जब से हमारे महादेवी वर्मा का मैं नाम लेना चाहूँगी गद्यकार के रूप में, उनका बहुत कम मूल्यांकन किया गया है। उनके कई लेख तो सिमोन दे बोवा ने जब ये द सेकंड सेक्स प्रकाशित की, उससे पहले प्रकाशित हो चुके थे। और उसमें जो बात वो हमारी भारतीय पारंपरिक समाज में रह के कर रही थी, वो बातें उनसे फ्रांस से भी बहुत आगे की थी, जो आज भी सही हैं। उन्होंने, प्रेमचंद ने, फिर राजेंद्र यादव ने हंस में, जिनसे मैंने काफ़ी लोहा लिया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को साहित्य में शामिल करने के लिए बहुत मूल्यवान योगदान दिया। लेकिन उस क्रम में कुछ एक समय ऐसा आया जब महिलाएं लिखने लगीं, लेकिन कंधे से कंधा मिला के आगे चलने के चक्कर में वो मर्दों के इशारे पे नाचती हुई लगी। ऐसा लगा कि वो वही लेख लिख रही हैं जो मर्दों की आंखों को अच्छा लगेगा। तो ये दोनों मेरे जो लेख हैं जिनका आपने जिक्र किया, मर्दों के खेला में औरत का नाच और व्याधि पर कविता या कविता की व्याधि, इनके शीर्षक व्यंग्यात्मक हैं। उसको शीर्षक, और मैंने जानबूझ के नहीं रखे थे, मेरी इतना दिमाग नहीं चलता कि मैं कैसी चीज़ को पॉपुलराइज करूं, क्योंकि मैं साहित्यिका की बहुत बड़ी साहित्यिका नहीं हूँ। वो कंटेंट वही था, वो इतना पढ़ा गया, लाखों के लोगों ने उसको पढ़ा, समझा। उसके अंदर बहुत गंभीर चिंतन है। व्यंग्य की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो एक बहुत ही गंभीर, जटिल बात को सामान्य रूप से कहता है। समाज की विद्रूपता को, विसंगतियों को, विरोधाभासों को, विडंबनाओं को वो धीरे से कह देता है। और
व्यंग को हास्य के साथ समीकृत करने को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि व्यंग जो है वो हंसी क्रिएट करे और आपको हंसी आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो व्यंजना की एक विधा है कि हम कहते कुछ और हैं और हम जो कहना चाहते हैं हमारा पाठक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेता है। मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से मेरी जो शंका थी कि कठिन समय क्या है उसको समझाया। अगला सवाल मैं अखिलेश सर से करना चाहूँगी। अखिलेश सर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इनकी किताबें एक कैसे संपादक कहें कि जिनके संपादन में छपना हर एक लेखक का सपना होता है, और इतनी कठिन कसौटी है तद्भव में छपने के लिए कि ना वहाँ पे ठकुर सुहाती चल सकती है, ना भाई भतीजावाद चल सकता है। तो एक संपादक के तौर पे तो सर का हमेशा कठिन समय रहा है, लेकिन श्रीलाल शुक्ल जी के उस पर इन्होंने लिखा, और अभी जो इनकी नवीनतम किताब आई अक्स, उसमें भी श्रीलाल शुक्ल जी पे बहुत ही सुंदर एक स्मृति रेख है। तो सर जब इतना व्यंग के करीब हैं तो खुल के व्यंग आपने क्यों नहीं लिखा, जबकि आपकी कहानियों में एक छुपा हुआ व्यंग रहता है। कई सारी ऐसी कहानियां हैं, अभी मैं भूल जा रही हूँ, कि जिनमें कुछ अजीबोगरीब बीमारियां होती हैं पात्रों को, और वो बीमारियां अमूमन नहीं दिखती हैं। वो आपकी कहानियों में ही मैंने देखा, वो बीमारियों के माध्यम से एक बहुत ही क्रूर जो समाज है उसकी व्याधि को आपने आगे लाया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या किसी कठिन समय के इंतज़ार में आप व्यंग सीधे सीधे नहीं लिखे हैं, जबकि आपको व्यंग पसंद है? तो इस पे कुछ बताएं सर कि हम आपकी व्यंग रचना, शुद्ध व्यंग रचना खाली कब पाएंगे पढ़ने को? देखिए, हिंदी साहित्य में व्यंग की एक बड़ी शानदार परंपरा रही है, जो बाल मुकुंद गुप्त से शिव शंभू के चिट्ठे से शुरू होती है और अद्यतन चली आ रही है। लेकिन जो व्यंग्यकारों की एक बड़ी फौज भी तैयार हुई, जो कहते हैं कि वो विशुद्ध व्यंग्यकार हैं और विशुद्ध व्यंग्य लिखते हैं। और प्रायः वहाँ व्यंग्य क्या होता है कि वो भंगिमा से व्यंग्य, जैसे कोई व्यंग्यकार आएगा स्टेज पर आपको तो कुछ बोलने के पहले ही हंसने लगेगा, हंसाना शुरू कर देगा, या आवाज़ में वेरिएशन ला करके व्यंग्य पैदा करेगा, या कुछ शब्द होते हैं जैसे जिससे शब्दों में थोड़ा सा नटखटपन ला करके व्यंग्य पैदा करेगा, और उसका दावा होगा कि वो व्यंग्य नाम की एक विधा का एक रचनाकार है। और उसकी परिणति मंच कवि सम्मेलनों से शुरू होती है ऐसे व्यंग्य की, और कई बार वो बर्थडे और शादी विवाह के फंक्शन में भी वो हंसाते रहते हैं लोग। जैसा शालिनी जी ने भी कहा कि व्यंग्य कोई हास्य जरूरी नहीं है कि व्यंग्य में हो। और मैं जिसका शहर है, जिसके नाम पर ये शहर जाना जाता है, श्रीलाल शुक्ल जी, और उसी कड़ी में जिनका शताब्दी वर्ष चल रहा है हरिशंकर परसाई का भी जिक्र करना चाहता हूँ। श्रीलाल जी ने एक अपने लेख में लिखा कि व्यंग कोई विधा नहीं है, बल्कि ये एक कहन शैली है, एक कहने का तरीका है। वो कोई विधा नहीं है, स्वतंत्र विधा नहीं है, बल्कि एक काया है वो। और एक साहित्य की जो काया होती है उसमें व्यंग्य एक आत्मा की तरह होता है जो है वो। तो जब विधा नहीं है तो आप देखें बहुत सारे किस्सा गो हुए, और खुद जो जिसे माना जाता है कि एक व्यंग्य रचना, साहित्य में व्यंग्य रचना के रूप में जो जगत विख्यात हुआ सर्वांतीस का डॉन क्विक्सोट, वह भी उपन्यास विधा में आता है। तो हिंदी में भी आप देखिए, खुद आपको प्रेमचंद की कई रचनाओं में कई बार संपूर्ण रूप से, कई बार बीचों बीच या अंशों में व्यंग्य की छटा आप देख सकते हैं जो है वो।
इसी तरह अमरकांत की कहानियों में, मनोहर श्याम जोशी के रचनाओं में, खुद श्रीलाल जी की उपन्यास में अगर उन्होंने राग दरबारी जैसा उपन्यास लिखा तो वो उपन्यास ही माना जाता है, कोई व्यंग्य रचना नहीं मानी जाती है। तो हम जैसे लोग भी कोशिश ये करते हैं कि वो इनबिल्ट हो, व्यंग्य जो है हमारी अभिव्यक्ति में विन्यस्त हो। वो कोई विधा का दावा करने से ज़रूरी नहीं कि आप सार्थक व्यंग्य लिखें। अमरकांत जी की मैं हत्यारे कहानी का जिक्र करना चाहूँगा, आप उसे पढ़ें। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको स्मरण आ जाएगा कि हत्यारे कहानी पूरी की पूरी एक वक्र कटाक्ष की ही भंगिमा से शुरू होती है, एक व्यंग्य की ही शैली में शुरू होती है, लेकिन अंततः वह कैसे नेहरू युग से मोहभंग के बाद एक युवा पीढ़ी तैयार हो रही थी, इस ट्रेजिडी को सामने ले आती है। और आप देखें, दुनिया में सार्थक व्यंग्य वही होता है जिसके पीछे श्रोता को या पाठक को महज हंसा देने की वृत्ति नहीं होती है, उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वही व्यंग्य श्रेष्ठ व्यंग्य होता है जिसके पीछे एक सुंदर समाज का सपना होता है और एक गहरी करुणा की दृष्टि काम करती है। वही व्यंग्य सार्थक व्यंग्य होता है। और आप कविताओं में देखिए, क्यों गद्य में ही व्यंग्य को माना जाए, कविताओं में रघुवीर सहाय का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कबीर की कविताओं में कितना कटाक्ष है। तो क्या कबीर की कविताओं में हास्य नहीं है, केवल कटाक्ष है। निराला की कविताओं में जब वो कुकुरमुत्ता कविता लिखते हैं या महंगू महंगा ही रहा, तो वहाँ भी आपको नागार्जुन की कविताओं में अरुण कमल जी बैठे हैं, जब कहते हैं कि वो जो हत्यारों के मुंह में मांस और मगही पान उनको दिया जा रहा है, वो पूरी कविता जो है वह भी एक व्यंग्य की कविता है। तो ये मुझे लगता है कि हम सब लोग, अब मैं भी अपने ढंग से कोशिश करता हूँ, जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ कटाक्ष या व्यंग्य शामिल करता हूँ, लेकिन एक अनावश्यक या अनायास लोगों को हंसाने के लिए या मोहित करने के लिए या लोकप्रिय होने के लिए मुझे लगता है व्यंग्य क्या, कोई भी चीज़ रचना में लाना कोई बड़ी गौरव की बात नहीं होती है। शुक्रिया सर। अब मैं शिवमूर्ति सर से पूछना चाहूँगी कि ऐसे भी ये बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं, बाल सुलभ मुस्कान सर के चेहरे पे रहती है और इनका लेखन इस तरह से कहा जाता है कि ग्रामीण जीवन से संबंधित है। महिलाएं मुख्य पात्र रहती हैं जो एक ही समय में कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर को वो करती हैं धारण। लेकिन सर की कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें व्यंग बहुत मुखर रूप से है। तो क्या आपको लगता है कि जो है वो समय कठिन था जब आपने त्रिशूल लिखा, कुच्ची का कानून लिखा या सिरी उपमा जोग लिखा, तो आज का समय कठिन आप मानेंगे? आप फिर से उसको अगर लिखना हो तो आप किस नज़रिए से लिखेंगे? उस समय तो आपने लिखा और जो कि बहुत आगे तक काम आ रही हैं हमारे लिए। हम 20, 25, 30, 40 साल पीछे की रचनाओं में भी देख सकते हैं कि आप बहुत आगे की चीज़ों को भांप लिए थे। सिरी उपमा जोग का भी स्त्री वर्जन हम फेसबुक और सोशल मीडिया ट्रायल में देखे ही हैं। तो अभी आपकी रचनाओं में कौन सा समय कठिन था, तब कि अब? देखिए, जैसा कि अभी शालिनी माथुर जी ने बताया, आम जन के लिए प्रायः कठिन समय ही रहता है और जिसके पास ताकत है उसके लिए कोई कठिन समय नहीं है। तो ये जो हथियार है कटाक्ष या व्यंग, ये कमजोर का हथियार है कि सीधे सीधे नहीं कह सकता, तो कटाक्ष में कहता है, व्यंग में कहता है। व्यंग और हास्य दोनों अलग अलग हैं। हास्य लिखने वाले के दिल में कोई दुख नहीं रहता, उसको सारी दुनिया में हंसी ही हंसी, आनंद ही आनंद दिखाई देता है। और व्यंग में ऐसा नहीं होता। दोनों दो ध्रुव हैं। पता नहीं कैसे लोग हास्य और व्यंग को एक साथ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और जहां भी कठिन समय आया, परसाई जी जब लिख रहे थे तो जिन विषयों पर वो लिखते थे
वो कठिन समय के विषय थे, उसमें उनका कोई जोर नहीं चल सकता था, उनके पास कोई ताकत नहीं थी, इसलिए वो व्यंग के माध्यम से अपनी बात कहते थे, चोट पहुंचाना चाहते थे या समझाना चाहते थे जितना कोई समझ सके। और व्यंग की विधा हमारे गांव में जो नाच होती है उसमें एक करिंगा होता है, जोकर होता है, तो वो बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी बखरी के सामने अपना नाच दिखाने जाते हैं जब उनके यहाँ शादी ब्याह होता है। तो आलोचना करनी है उनकी, जैसे वो बहुत कंजूस हैं जिनके दरवाजे पे गए हैं, और बताना है कि ये कंजूस हैं, लेकिन सीधे कह दें तो मार के भगा दिए जाएंगे। तो वो कहते हैं, पहले मान लीजिए कुछ मांगा नेग में कि दे दीजिए कि तोहरी मुनरिया पर मोर मन लागा, ठकुराइन मुनरी दिया पहिराए। तो डरता है, धत मुनरी ले चला हाँ सर है। तो व्यंग करता है कि ये ठाकुर रहे बड़े देवैया, ये बहुत देते लेते थे, कमजोर नहीं थे, सूम नहीं थे, पहले इनकी हैसियत बहुत बड़ी थी। अब बता रहा है कि ये 2 कौड़ी के हैं, बताना चाह रहा है, लेकिन ऐसे तो नहीं कह सकता। तो कहे ये ठाकुर रहे बड़े देवैया, अरे भाई गए झूरा में टूट, झूरा पड़ गया नहीं सूखा पड़ गया, उसमें टूट गए। और जानते हैं अब क्या हालत हो गई भैया, कैसे मुनरी दे देंगे। इनकी क्या हालत हो गई पता है, 3 चीज इनके गिरवी धय उठा, 3 चीज इनके गहने धय उठा कि हाय राम चलनी तेराजू सूप। ये 3 चीज उनके गहने धय उठा, इतनी माली हालत हो गई, तो अब इनकी ठकुराइन मुनरी कैसे दे देंगी आपको। तो आपस में ही बात कर रहे हैं, वो पब्लिक से कह रहे हैं या अपनी उसको समझा रहे हैं जो मांग रही है कि तो ये कमजोर का अस्त्र है। और पहले भी इसकी परंपरा रही है, कैसे रही है। वो जो राय प्रवीण नर्तकी थी, छत्रसाल के समय में, छत्र साल के ही समय में थी, वो उनकी सुंदरता की और उनके कला की सुन करके अकबर बादशाह ने कहा उनको मेरे यहाँ भेज दीजिए। अब वो छत्रसाल की या जो भी उस समय राजा थे उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि लड़ करके कहें कि नहीं देंगे जाओ। तो जहां गोली बंदूक से काम नहीं चल रहा था वहां व्यंग से काम चल गया, और उन्होंने एक चिट्ठी केवल लिख कर दे दिया कि कैसे है कि विनती कैसे करत है राय प्रवीण, और हाँ देखिए हम झूठी पातर भखत हैं बारी बायस स्वान है कि बारी जो काम धाम करते हैं, बायस माने कुत्ता, हाँ स्वान माने कुत्ता, बायस माने कौआ। एक कौआ कुकुर झूठी पातर चाटते हैं। अपने को उसने कहा कि हम तो यूज हो चुकी हैं, हम तो किसी की प्रेमिका हैं, तो अब आप हमारे लिए इतना जोर लगा रहे हो तो अपने को क्यों एक कुकुर उसकी श्रेणी में डाल रहे हो। ऐसा कोई कह देता आमने सामने तो उसका गला कलम कर दिया जाता गटई, लेकिन उन्होंने कह दिया तो उसका असर हो गया कि बादशाह चुप लगा गया। हो सकता है बादशाह को कौन देख रहा है कि किस हालत में उसने सुना और क्या प्रतिक्रिया हुई। मुझे तो लगता है कि अगर वो समझदार बादशाह था तो उसने अंधेरे में अपने मुंह पे 2 थप्पड़ लगाया होगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और कौन सा एक उदाहरण मुझे याद आ रहा था, इनका बिहारी का कोई उदाहरण था। हाँ नहीं विकास नहीं मधुर मधु, हाँ कैसे नहीं विकास, हाँ नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। जब वो रानी के प्रेम में ही पड़े रह गए, महल से बाहर नहीं निकलते थे, और किसी सरदार का किसी और का नौकर का ये
हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इनको समझावे, तो उन्होंने एक लिख करके दे दिया कि अली कली ही सो विध्यो। अब तक तो कली को अली बेधता था, अब ये इतना इनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ गया कि अब इनकी ये दशा हो गई। तो इतना वो बेधे हुए थे, फिर भी देखिए उनको अकल आ गई इसी दोहे से। तो कहने का आशय ये कि व्यंग कमजोर का हथियार है, लेकिन सबल हथियार है, और वहां काम करता है जहां ताकत काम नहीं करती, धमकी काम नहीं करती, ललकार काम नहीं करती। धन्यवाद। अभी बातचीत के उस पे अखिलेश सर ने बताया कि जैसे परसाई जी कहते कि व्यंग कोई विधा नहीं है, श्रीलाल जी ने, सॉरी। तो लेकिन देखिए ज्ञान जी को उनके उपन्यासों पे लिखा रहता है व्यंग उपन्यास। तो मैंने अभी उनका उपन्यास दोबारा से पढ़ा कि बारहमासी, और उसके ठीक पहले मैंने शालिनी जी का एक लेख पढ़ा था जिसमें उन्होंने एनोरेक्सिया जैसी खतरनाक उस पे प्रवृत्ति पे लिखा है कि जिसमें बाज़ार जो है महिलाओं को या समाज की मनोवृत्ति महिलाओं को इस कदर से जो है कठपुतली में बदल दे रही है कि वो खुद को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए इतना अधिक भूखी रहने लगती हैं कि वो मृत्यु के मुहाने पे पहुंच जाती हैं। और उन्होंने अपने लेख में एक मॉडल का भी जो है जिक्र किया है फ्रांस की, कि जो लगातार भूखी रह के मर जाती है। और उसके बाद फ्रांस में इस पे बहुत वो बना कि एक विज्ञापनों में इस ऐसी महिला छवि नहीं प्रदर्शित की जाए जो बहुत ही दुबली पतली और बहुत कमनीय काया की हो। तो चूँकि ज्ञान जी आज नहीं हैं यहाँ पे उपस्थित, तो और मुझे ये फॉर्मेट भी नहीं पता था कि इस तरह से बातचीत की जाएगी, तो मैं शालिनी जी को ज्ञान जी के उपन्यास का एक अंश जो है पढ़ के सुनाना चाहूँगी और उनकी राय मांगूंगी कि व्यंग, अभी जैसा शिवमूर्ति सर ने कहा कि ये कमज़ोरों का हथियार है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कमज़ोरों का बहुत सबल हथियार है, लेकिन ये और भी अपने से भी कमज़ोर लोगों पे भी बहुत चलाया जाता है। और इस हमारे समाज में स्त्री से कमज़ोर कौन है जिसको हर कोई अपने ही इशारे, अपने ही फ्रेम में फिट कर रहा है। और अगर आप लोग अन्यथा ना लें तो मैं वो 4-6 लाइन का एक वो है वो पढ़ के पूछना चाहूँगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत वो है, इसमें हिंदवी या रेखता वालों को मत शामिल समझिएगा। ये एक प्रश्न है एक पाठक के तौर पे, क्योंकि लेखक और पाठक आमने सामने नहीं हो पाते हैं बहुधा। तो मुझे लगा था कि ज्ञान जी आएंगे और मैं उनसे पूछूंगी कि आप इतने शानदार व्यंग लिखते हैं, तो उसमें क्या महिला की ऐसी छवि प्रदर्शित करना ठीक था? चूँकि हम लोग अपने बड़ों का लिखा हुआ पढ़कर ही सीखते हैं और आगे जो जनरेशन आएगी वो भी पढ़ेगी ही। तो मैं पढ़ सकती हूँ सर? आप लोगों ने बारहमासी उपन्यास पढ़ा होगा, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने इसका पुनर्पाठ किया। क्या होता है कि हम सब जो है ग्रो करते हैं, एक लेखक भी ग्रो करता है और एक पाठक भी। मैं कोई विवाद खड़ा करने के लिए नहीं ये अंश पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ चूँकि ज्ञान जी रहते हैं और मैं उनसे अपनी सवाल करती कि क्या सर हम लोग की इतनी भर ही वक़्त है, जो हमारी हैसियत है वो इतनी भर है कि आप जैसे बड़ा लेखक जिसको पढ़ के हम लोगों ने कितने बुरे समय में भी साहस पाया और कितना अच्छा फील किया। और इस अंश को पढ़ के मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से खराब लगा था। तो बारहमासी में पृष्ठ 168 पे है, जिसमें जो है छुट्टन बिब्बो से मिलते हैं। आपको याद होगा कि छुट्टन जो है बिब्बो से बहुत प्रेम करते हैं और अपनी माँ के पैसे भी चुराते हैं। वो उनकी विधवा माँ जो बहुत ही गरीब रहती हैं और अपने बेटों से छुपा के कोठरी में कुछ रखी रहती हैं, जिसके ऊपर सारे बेटों को लगता है कि माँ ने बहुत अथाह खजाना छुपा के रखा हुआ है। और वो बिब्बो को छुपा के रिबन देते हैं, कचौड़ी खिलाते हैं, रसगुल्ले खिलाते हैं, बिब्बो के पीछे पागल रहते हैं। लेकिन जैसे बिब्बो की शादी होती है और वो वापस आती हैं और उस समय वो बहुत ही मोटी हो गई रहती हैं। तो जो अभी एनोरेक्सिया का मैंने जिक्र किया, उसी के इस परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़िए। छुट्टन ने उन्हें देखा और देखते ही रह गए। कैसी मूर्खतापूर्ण मुस्कान, लगभग विभत्स सी, कितनी मुटा गई हैं बिब्बो। देखते ही आप बता सकते हैं
कि ये ईसब गोल खाती होंगी, हिंगवास्टिक चूरन के बिना नित्य कर्मों से निवृत्त नहीं हो पाती होंगी और खट्टी डकारें लेती होंगी। छुट्टन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह इसी बिब्बो से प्यार करते थे? कितने चूतिया थे वे। अभी तो किसी को वह बताएं कि कभी इस लड़की से वह प्यार करते थे तो वो आदमी उन्हें एक झापड़ लगा दे कि साले दिया बनाते हो हमें, क्योंकि ऐसी लड़की से कोई क्या प्यार करेगा। उन्हें स्वयं पर तरस आया और शर्म भी। तो क्या एक स्त्री होने के नाते मेरा ये प्रश्न अभी जो है ज्ञान जी नहीं है तो मैं ये कर सकती थी कि क्या बिब्बो का मोटा हो जाना ही इस तरह से विभत्स और दुखद और वो रहा कि उनको अपने ऊपर ही तरस आने लगी। और मोटा होना इतना बड़ा गुनाह नहीं है, मैं अपने लिए ही नहीं कह रही हूँ, मैं हर स्त्री के लिए कह रही हूँ कि जिसको एक उत्पाद माना जाता है। तो मैं शालिनी जी से पूछना चाहूँगी कि इस अंश को मैं किस नज़रिए से पढ़ूँ कि मैं ज्ञान जी के लिखे को खारिज भी ना करूँ, मैं अपने बच्चों को अगर कोई सवाल उठाएं तो मैं उनको समझा भी सकूँ कि नहीं ये लेखक की अपनी छूट है या मांग है, लेकिन क्यों हमेशा उसके लिए महिलाएं या मोटे लोग ही आते। आपने देखा होगा टूथपेस्ट के विज्ञापन में भी बच्चे हाथ धो रहे हैं तो जो सबसे मोटा बच्चा होगा उसको कहा जाएगा कि तेरा जो है ये सॉरी हैंड वॉश के कि तेरा हैंड वॉश जो है स्लो है क्या, मतलब मोटे लोग इतने स्लो होते हैं। मैं हूँ लेकिन मैं और लोगों के लिए कह रही हूँ, खासकर महिलाओं के लिए। तो मैं अपने बड़ों से सवाल करने का पहली बार ऐसा वो पाई हूँ मंच, तो दुस्साहस कर रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी पहले से मांग ले रही हूँ। और मैं शालिनी जी से पूछना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते वो मुझे बताएं कि क्या मेरा इस अंश को उद्धृत करना कोई उद्दंडता है कि एक पाठक की जो है अपनी वो है जिज्ञासा। बहुत बहुत बधाई आपको ममता सिंह जी कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय उठाया। वैसे जितने भी व्यंग्यकार हैं उनमें ज्ञान चतुर्वेदी मेरे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फेवरेट, उनका अयोध्या में पादुका राज भी मैंने पढ़ा, और वो बीन डांस वाला जो उनका, मतलब मैं सोच नहीं सकती कि उससे ज़्यादा मुझे कोई व्यंग्यकार का व्यंग अच्छा लगता हो। लेकिन जो उनका नाम लिए बगैर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक प्रवृत्ति है। और इस वक्त मैं अपने पुराने सारे लेख पढ़ के आई नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा याद भी नहीं है, लेकिन इस विषय को मुझे लगता है कि मैंने अपने अधिकतर आलोचनात्मक निबंधों में ये विषय ज़रूर उठाया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेंशियलाइजेशन, कि किसी औरत को या किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर के अंदर निहित करके एसेंशियली वो ऐसा ही है। तो स्त्री के शरीर का जितना एसेंशियलाइजेशन हुआ है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरा विश्व में, जो साहित्य है वो आदमियों की धरोहर रही है शुरू से। और स्त्री की शिक्षा का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। एक आध औरत कभी पढ़ा दी गई और उसका हम लोग लोपामुद्रा और अपाला और ये सब नाम लेके कहने लगते हैं। हम सबको मालूम है स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, वेस्ट में भी नहीं पढ़ाया जाता था। अ रूम ऑफ वंस ओन जब उन्होंने लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने, तो उन्होंने कहा था कि औरत के पास अपने कमाए हुए 500 पाउंड और अपना एक स्पेस ज़रूर होना चाहिए। हम जितने लोग बैठे हैं, हमारी जितनी माएँ हैं, हमारी कितनी मदर्स के पास उनका अपना रूम है। किसकी वाइफ के पास उसका रूम है, किस औरत के पास उसका कमरा होता है। मैं तो ये देखती हूँ कि जो लेखिकाएं भी हैं तमाम, वो कोई सब्जी छौंक के आती हैं, फिर 2 लाइन लिख लेती हैं, और फिर वो भिंडी उतार के आती हैं, फिर 2 लाइन लिख लेती हैं, और फिर वो 4 रोटी बना के कटोरदान में रख लेती हैं, फिर रख लेती हैं, फिर बच्चों के पराठे रखती हैं, फिर लिख लेती हैं, कहती मेरी नॉवल पूरी हो गई। जबकि जो आदमी लेखक होते हैं वो कहते हैं मैं तो ऑफिसर भी हूँ, मैं तो लेखक भी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो अपना पूरा थैला, पजामा, कुर्ता, सब उनका एक अलग लेखक का परिधान से लेके सब जगह होती है। तो औरतों, तो ये पूरी दुनिया आदमियों के हाथ में रही है। तो इसलिए ये मैंने शुरू से ये चीज़ देखी कि कैसे उन्होंने औरतों को कर्तृत्व ना सौंप के उसको विषय बनाया। सब्जेक्ट ना हो के वे ऑब्जेक्ट हैं। औरतों के ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा गया है। तो आदमी लिख रहे हैं, वो औरतों के ऊपर लिख रहे हैं। जिस महफिल में वो बैठे हैं उसमें औरतें इनवाइटेड नहीं हैं,
जिस महफिल में वो डांस देख रहे हैं उसमें जो नर्तकी है वो एक अकेली औरत है और 100 आदमी उसका नाच देख रहे हैं। जो औरत का नाच होता था पुरानी, कई शीला इंद्र की एक किताब बहुत ही अच्छी है, क्या कहूँ न क्या ना कहूँ, उन्होंने कहा है कि पुराने 100 साल पहले तो औरत का नाच होता था जिसमें आदमी इनवाइटेड नहीं होते थे। तो ये कहानी बहुत पहले से चली आ रही है। उस एसेंशियलाइजेशन में आदमियों को, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कहना चाहूँगी, उनको इस बात की बिल्कुल शर्म नहीं आती कि वो किसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसका कैसे निरूपण करते रहे हैं। जिसको हम नख शिख वर्णन कहते हैं, वो कैसे वो नख, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी नाक ऐसी है, उसके होठ ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, ये कोई प्रेम प्रकट करने का तरीका है। और ये चीज बाद में संस्कृत के ग्रंथों में नितंबिनी, इसके जो नितंब जो है वे ऐसे हैं, उन्नत वक्षस्थल वाली स्त्री, रमणीय, कमनीय, ये क्या शब्द हैं? ये सब चिंतन का विषय है। हम लोगों ने, जैसे मैंने एक लेख, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद व्याधि पर कविता वाली का जो मेरा लेख था उसमें मैंने इसका वर्णन किया है, इस बात को लिया है कि विमेन को फ्लैश की तरह से इस्तेमाल करना। जैसे लोग मीट खरीदने जाते हैं तो मैंने उसमें लिखा है कि वो बकरे टंगे रहते हैं और हम कहेंगे नहीं इसका ये पोर्शन दो और इसका सीना दो और चाप दो और इसकी करेली दो और इसका हाथ दो और पाँव दो, मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, कबाब खाऊंगा, इसका कीमा दो। उसी तरीके से हम नक्शिक वर्णन करते हैं। तो जब हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और टुकड़ों टुकड़ों का अलग वर्णन करते हैं, तो पोर्नोग्राफी एक चीज़ होती, साइलेंस एंड पोर्नोग्राफी एक किताब है पूरी। उस किताब में उन्होंने कहा है कि कैसे हम लोगों ने विमेन वॉइसेस को साइलेंस किया और वो पोर्नोग्राफी का वो हिस्सा बन गया। अब पोर्नोग्राफी क्या है? तो जब हम किसी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के वर्णन कर रहे हैं, तो आप सोचिए अगर हम लोगों की आत्मा निकल जाए हम में से तो क्या होगा? हम सिर्फ शव बन जाएंगे ना। तो वो हमारी आत्मा ही तो है जो हमें इंसान बनाती है, और हम सिर्फ शरीर के अंगों का विविध रूप से वर्णन कर रहे होते हैं, तो वो पोर्नोग्राफी हो जाती है। उन्होंने बहुत ही अच्छी उस पुस्तक में इस बारे में बात कही गई है। मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो हिंदी का संसार इतना बड़ा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उसको और बड़ा कर रहे हैं। हम लोगों ने समाज से जोड़ के, समाज की विद्रूपताओं से जोड़ के रिसर्च का काम बहुत कम किया है, बहुत ही कम किया है। और सिर्फ एक दूसरे की तारीफ और एक दूसरे की बुराई करके हमारा साहित्य समृद्ध नहीं होगा। जो आप ये बात कह रही हैं वो यहाँ से आती है कि जब हम शरीर को, स्त्री शरीर को विविध टुकड़ों में देखते हैं, उसकी संपूर्णता में नहीं देखते, तो हम उसके व्यक्तित्व का उससे हरण कर लेते हैं। तो अब जब स्त्री पूरे व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आई है, तो वो मोटी है और पतली है, और वो जो एनोरेक्सिया का उन्होंने जिक्र किया, उसी लेख में ये वाली बात भी कही थी कि एक टाइम आया, आज भी जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ये त्वचा को गोरे करने की क्रीम और ये साफ रखने की क्रीम और ये तिल हटाने की क्रीम और ये ब्यूटी क्रीम, उसी चक्कर में ये हुआ कि कितने सारे, आप कैसे मोटी हो सकती हैं, कैसे पतली हो सकती हैं, तो पुरुष की निगाह में स्त्री कैसी होगी जो उसे बहुत खुश कर सके। तो ये अपने आप में एक बहुत स्त्री विरोधी चित्रण है, और मैं ये मानूंगी कि हिंदी साहित्य इस मामले में बहुत ही अधिक स्त्री विरोधी रहा है, खास करके कविताएं। और इसमें जानबूझ के उन लोगों ने किया हो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि तब पितृसत्तात्मक बुद्धि भी थी और दिमाग को इस्तेमाल किए बिना साहित्य की सर्जना करना यहाँ पे बहुत बेहयाई से लोग करते रहे हैं। साहित्य सिर्फ भावनाओं से नहीं सृजन किया जाना चाहिए, साहित्य की सर्जना सिर्फ भावनाओं से नहीं होनी चाहिए। दिमाग को आप ताक पे रख के अपनी बात नहीं कह सकते। इसलिए मुझे ये लगता है कि चाहे वो काका हाथरसी की काकी जो है वो मोटी है, और वो ये इस प्रकार की चीज़ें आती रहती हैं और हम लोग हंसते रहते हैं, औरतें भी हंस देती हैं, आदमी भी हंस देते हैं। कपिल शर्मा शो आता है, उसमें भी हम लोग हंस देते हैं। तो मुझे ये कहना है कि हम लोगों का ये जो 2023 आ गया, इस समय बहुत सारी चीज़ों का ह्यूमनाइज होने का टाइम है, क्योंकि अब हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ी है, तो हमारी ये जो बुद्धि है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। इससे पहले उससे निपटने के लिए अपनी जितनी बुद्धि है उसको इस्तेमाल करें, और उससे पहले उस बुद्धि से हम लोग कम से कम इंसान को इंसान की तरह से ट्रीट करना तो सीखें। जो हम ये कहें कि जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें साहित्य एक बहुत बड़ा
रोल कर सकता है, और चाहे हंस के कहें और चाहे व्यंग से कहें, इस प्रकार की बातों से हमें बचना चाहिए। Thank you. मैम ने जैसा कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरी तरह हमारे ऊपर हावी होने के पहले हम शुद्ध रूप से इंसान तो बने रह सके मानवीय संवेदनाओं के साथ। तो मैं अखिलेश सर से जानना चाहूँगी कि जैसे साहित्य, संगीत, कला आम लोगों के जीवन से दूर रही है हमेशा, ये राज दरबारों में या बड़े लोगों के घरानों में सिखाई जाती थी, यानी इसका रियाज होना चाहिए। तो ऐसे आप देखिए कि 10 कवि नहीं 100 कवि का नाम आप पूछिए, बता लेंगे लोग, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र से उतना ना जुड़े हों। इसी तरह गद्य में भी है कि वो कहानीकार और नाटककार, इनके भी नाम जानेंगे, उपन्यासकार। लेकिन जैसे ही हम व्यंग्यकार का, भले हम कहें कि वो अलग विधा नहीं है, लेकिन व्यंग को समझना सबके बस की बात नहीं है। तो व्यंग को मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे एक अलग विधा के रूप में मानते हुए आपसे सवाल कर रही हूँ कि व्यंग को समझने के लिए कोई क्यों नहीं ऐसा होता कि हम लोग सिर्फ हास्य और फूहड़ हास्य को ही व्यंग समझ लेते हैं। जैसा मैम ने कहा कि कपिल शर्मा का शो, जहाँ पुरुषों को स्त्रियों के कपड़े पहना के लाते हैं, फिर उनके बॉडी टाइप पे, उनके चलने पे, बोलने पे, उनके बाल पे, होठ पे, सब पे ऐसी अमानवीय टिप्पणी करते हैं जिसको कि शालिनी मैम कहते हैं विमानवीकरण। हम अमानवीय शब्द तो जानते हैं, लेकिन विमानवी की आप मानव ही नहीं समझ रहे हैं, उसको एक वस्तु ही है। तो क्या व्यंग के लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं कि फूहड़ हास्य जो है वो व्यंग नहीं है, बल्कि व्यंग तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जमे हुए, बहुत सड़े हुए अंग की शल्य चिकित्सा कर सकती है और बिल्कुल विद्रूप चीज़ तक उंगली डाल के जैसे खोद सकती है। तो हम अपने बच्चों को व्यंग से कैसे परिचित कराएं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम उनको किशोरावस्था में पढ़ने के लिए दें जिससे वो व्यंग को समझें, और हम लोग खुद एक परिष्कृत व्यक्ति के तौर पे कि कैसे व्यंग को समझ सकते हैं, बरत सकते हैं? इस पे सर हमें कुछ बताएं आप। देखिए, ये सवाल मुझे लगता है कि आप तो खुद ही उसका जवाब दे चुकी हैं कि इसमें कोई सवाल तो बनता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कैसे बचाएं, तो केवल व्यंग की ही समस्या नहीं है। अब तमाम खराब फिल्में बनती हैं, खराब फिल्मी गाने बजते रहते हैं, भोजपुरी गाने बजते रहते हैं। तो सबसे एक तरह से आप कहें कि एक जो सौंदर्याभिरुचि है और वैचारिकी है, उसकी एक कमी है। तो एक सस्ता मनोरंजन चाहे व्यंग दे, हंसौड़ किस्म का मनोरंजन, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इजी जो शिकार होती है स्त्री होती है। आप देखें कि व्यंग में ही नहीं, जैसा आपने अंश पढ़ा और शालिनी जी ने बोला, उसी में नहीं, आप जितने फूहड़ फिल्मी गाने सुनिए उसमें भी जो टारगेट होती है स्त्री होती है। आप विज्ञापन देखिए, तमाम फिल्में देखिए, OTT पर फिल्में देखिए, तो बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेगा कि आसान शिकार स्त्री होती है। और उसी को, तो उसके पीछे एक व्यावसायिक नज़रिया होता है। तो उन सब से बचाने के लिए ऐसा नहीं है कि खाली व्यंग को बचा लीजिए और बाकी उसका टेस्ट जो है वो सस्ते भावुक उपन्यासों वाला या डिटेक्टिव वाला बना रहे। तो संपूर्ण रूप से उसकी अंतश्चेतना को, उसकी सौंदर्य चेतना को बदलने की ज़रूरत होगी। उसके लिए अच्छा लिटरेचर पढ़े, अच्छा सिनेमा। एक बुरे सिनेमा की काट जो है वो अच्छा सिनेमा होगा, एक खराब व्यंग की काट जो है वो अच्छा व्यंग साहित्य होगा। उसकी तरफ हम लोग ले जाएं। दूसरी बात में, जैसा कि अभी कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस पूरी बातचीत में कठिन समय पर थोड़ी कम चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि वही ज़्यादातर बातें कि भाई ये है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन हम लोग पता नहीं सुनियोजित ढंग से यह बात ही उस दिशा में चली गई है। हम लोग कठिन समय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बाद में आएगा, जब आएगा उसका खतरा या उसकी जो भी स्थिति होगी। अभी तो इंटेलिजेंस का ही खतरा एक कठिन समय बना हुआ है जो है।
अब आप देखें कि वो जो इंटेलिजेंस का खतरा है या आप उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे भारतीय समाज में, वो सब कैसे अधीन या पराधीन हो चुके हैं और वो कैसे पराधीन हो चुके हैं। और जहाँ भी आज़ादी है उसके ऊपर वो बडराने लगते हैं। और जब एक ऐसा वक्त आए कि जब आप 2 दूनी 4, 4 को 4 कहें, राम को राम कहें, श्याम को श्याम कहें और सत्ता को अपने ऊपर खतरा मंडराता हुआ लगे, और न केवल मंडराता हुआ लगे बल्कि अपनी सारी संस्थाओं को वो दमन के लिए सक्रिय कर दे, और संस्थाएं भी तमाम नीति, तमाम वसूल अपने कर्तव्य को भूल करके उसकी पराधीनता में, उसकी गुलामी में, उसकी आज्ञाकारिता में लग जाएं। एक ऐसे ही समय में हम लोग, जाहिर है कि हर समय यह तो एक सामान्य बात है कि सत्ता के लिए आसान समय होता है, जनता के लिए कठिन समय होता है, लेकिन हर वक्त में पहले जहां एक कठिन समय में भी बोलने की आज़ादी रहती थी। आप चतुर्भाणी जो संस्कृत काव्य है, चतुर्भाणी को आप पढ़ें, उसमें विदूषक ऐसी ऐसी बातें बोल जाते थे। राजा के साले को, खुद राजा को तमाम व्यंग्य बाण चलाते रहते थे। लेकिन आज एक वक्त ऐसा आ गया है कि आप सत्य अगर आप कहें तो आप जरूरी नहीं कि आप सुरक्षित हो। तो एक ऐसे दौर में, तो क्या एक ऐसे दौर में हमारी कथन शैली, वो तो गनीमत है कि अभी साहित्य ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं, फूहड़ साहित्य ही ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा लिखने वाला इस कठिन समय में सुरक्षित नहीं था। तो अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या हमें कोई अपनी डिवाइस, हमें अपनी भाषा, हमें अपना शिल्प में कुछ बदलाव, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी क्या? जैसे कि एक समय में अंधेर नगरी भारतेंदु ने लिखा, एक अद्भुत नाटक जिसमें कहीं कोई एक लाउडनेस नहीं है, लेकिन अंततः वो सत्ता पर एक ऐसा कटाक्ष है, वह भी एक कठिन समय का कटाक्ष था जो है वो। तो एक ऐसी युक्तियाँ, ऐसी रचनाएं हम सबको लानी पड़ेंगी। और मेरे ख्याल से जो कठिन समय है ये और कठिनतर होता हुआ, खतरा यह है कि कहीं कठिनतम में न बदल जाए। और अगर वो बदल जाता है या बदल रहा है, और यही नहीं कि हमारे भारतवर्ष में ही, बांग्लादेश में आप देखें कितने हमारे ब्लॉगर्स, उनका मर्डर हो गया। यही भारतवर्ष में अपने रैशनल विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हत्याएं हुई, लोग जेल भेजे जा रहे हैं। तो इस कठिन समय पर भी मुझे लगता है कि बगैर इसके बात किए हुए न हम साहित्य की ताकत को समझ पाएंगे, न हम व्यंग्य की ताकत को समझ पाएंगे। और हम उस इलाके में बैठे हुए हैं, अवध। आप देखिए, इस अवध की तो मिट्टी में व्यंग्य बसा हुआ है। आप गांव में, शिवमूर्ति जी तो गांव के इतने प्रसिद्ध कथाकार हैं, ये बेहतर आपके सामने बता सकते हैं कि वहाँ तो व्यंग्य जो है, अब खुद आप शिवमूर्ति जी के गांव की हैं, जिसे श्री लाल जी ने अपनी राग दरबारी में कहा कि मुरहा शब्द का इस्तेमाल किया। मुरहा मतलब ये होता है कि हर बात को जरा थोड़ा घुमा फिरा के और ठोक देना, जिसे लगा देना जो है वो, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, जिसका अभी एक आध दृष्टांत शिवमूर्ति जी ने भी कहा। तो वक्रता, व्यंग, कटाक्ष, ये हमें लोकमानस से भी हम ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए हमें एक जो शिष्ट साहित्य है वहीं से लोक मिलेगा। हमारी लोकगीतों में, हमारी लोक कथाओं में, सब जगह आपको व्यंग्य की शैली बिखरा हुआ होगा। और जब जो वक्त है जिसमें एक सत्ता मदान्ध हो चुकी हो, जिसमें तमाम तरह के खतरे, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैचारिक, हमारी आज़ादी के खतरे दांव पे लगे हों, तो जाहिर है कि व्यंग्य एक बहुत बड़े औजार के रूप में हमारे पास है। ज़रूरत है इसे
पहटने की और आजमाने की। ठीक है सर। जैसा कि समय हमारा समाप्ति की ओर है और ये मेरे नौसिखिएपन या अनाड़ीपन की वजह से जो मैं क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाई, उसके लिए मैं फिर से अपने ऑडियंस से और अपने जो है मंच पे बैठे बड़ों से जो है माफ़ी मांगती हूँ। और नहीं सर, ये सच है कि एक तो फॉर्मल वे में बताया नहीं गया था। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट किया गया कि आप आइए और कैसे भी शुरू कर सकते हैं। इतनी छूट किसी भी नए को नहीं मिलती है, तो मैंने उसका अतिक्रमण किया है। और ये मैं अपने भले के लिए, मेरे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ पूछने। उस गांव में कोई नहीं है जिससे मैं साहित्य पे बात कर सकूं। और मेरे ही गांव जवार के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे लखनऊ में है, तो मुझे जहाँ मिलेंगे मैं वहीं पकड़ के बतियाना शुरू कर दूंगी। तो ये मेरा वो मूर्खतापूर्ण, वो समझिएगा दुस्साहस, कि जैसे जिस शादी के कार्ड में होता चाहिए कि आयुष्मती और चिरंजीव मुख्य वो होते हैं, उसमें एक बच्चा आता है, मनुहार लिखा रहता है ना, कि मेरे चाचू की शादी में जुलूल जुलूल आना। तो मुझे बस इतना ही बोलना था कि हमारे जो है प्रोग्राम में ये, लेकिन मैंने ज़्यादा ही बोल लिया। तो मैं अब ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि अगर उनके कोई भी सवाल हों तो हमारे बड़ों से पूछें। और जिस तरह से मैंने निसंकोच होकर पूछा है, वैसे ही आप भी पूछें, तो डांट नहीं पड़ेगी। कठिन समय नहीं है, आपका कठिन समय बीत गया, मैं बोल चुकी। तो आप लोग पूछिए जो पूछना चाहें। बातें जब समतावादी समाज की चलती है, महिलाओं को लेकर उनको श्रद्धा और आदर की चलती है, तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि महिलाएं खुद ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, खुद प्रदर्शन करना चाहती हैं। यहाँ भी हाल में बैठे हुए कुछ महिलाएं शीशा देखती नजर आई हैं, तो इसी बारे में क्या कहा जा सकता है? इस बारे में आप टिप्पणी करें। इस बारे में आप प्लीज टिप्पणी करेंगे मैडम? ममता मैडम प्लीज। महिला सौंदर्य, खुद महिला सुंदर दिखना चाहती है, इस बारे में आप प्लीज टिप्पणी कीजिए। सवाल एक बार फिर से बताइएगा प्लीज। आप मैम, आप बताइए। मैम, महिलाएं खुद यानी सौंदर्य को लेकर सचेत रहती हैं, सुंदर दिखना चाहती हैं, ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। मेरा यही प्रश्न था। ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल है। इसका एक प्रश्न ये हो सकता है कि क्या पुरुष सुंदर दिखना नहीं चाहते? सारे जो बच्चा जब से जन्म लेता है तब से माता सबसे पहले उसको एक चीज सिखाती है कि उसको वो नैपकिन पहना देती है, कपड़े से उसका सौंदर्यीकरण कर देती है। उसके लिए जॉनसन का बेबी पाउडर लग रहा है, बेबी सोप लग रहा है, बेबी क्रीम लग रही है। बच्चे को जितना सुंदर सजा सकते हैं उतनी माता उसको सजाती है। तो दोनों ही सुंदर लगना चाहते हैं। सुंदर लगना जो है, मुझे लगता है एस्थेटिक्स जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति की, जब हम बोलते हैं तो हम अच्छा बोलना चाहते हैं, जब हम गाते हैं तो हम अच्छा गाना चाहते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो हम सोचते हैं कि समाज तारीफ करें, ये कहें ये बहुत ग्रेसफुल हैं। तो ये मानव की भावना है। जब हम इसका विरोध करने लगते हैं तो हम उसको पोर्नोग्राफिक तरीके से विमानवीकृत मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, डिह्यूमनाइजेशन। मतलब जब हम किसी के जैसे कहते हैं ना, बकरे को काट के हम ये पोर्शन खाएंगे, हम चिकन के विंग्स खाएंगे, हम चिकन की लेग्स खाएंगे, तो जब हम उस तरह से कर देते हैं, उस चीज़ का सिर्फ एक विरोध किया जा रहा है कि सौंदर्य के नाम पे आप उसको ऑब्जेक्टिफाई मत करिए। मतलब वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गुलदस्ता है या फूल है कि इसको हम खरीदेंगे और ये सिर्फ हमारा है, इसको सिर्फ हम देखेंगे। तो जो वो बात वहाँ पे आती। एक से मैं अनुमति लेके एक छोटी सी बात कहूँगी, जो अखिलेश जी ने बात कही थी कि हम लोग कठिन समय पे बात कर रहे थे और कठिन समय पे बात कम हुई। असल में मैं जो सोच के आई थी वो तो मैं कठिन समय पे ही बोलने के लिए आई थी, लेकिन जैसे सवाल आए वो उस प्रकार से होने लगा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी, जब हम विद्यार्थी थे, छोटी सी बात बता रही हूँ, तब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 1.5 साल के लिए जो भी सर्कमस्टांसेस रही उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहती, इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी के टाइम में वो समय बहुत अंधेरे और बहुत कठिन समय माने गए और उसके बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी की जितनी निंदा की जा सकती थी उतनी निंदा की गई और लोगों ने उनको हरा दिया। और लोगों ने उनको इसलिए हरा दिया कि वो सुधर जाएं
उसके बाद वो सुधर गई, और जब वो सुधर गई तो फिर जीत गई, और फिर जीत के प्रधानमंत्री बन गई। लोगों की उनसे दुश्मनी नहीं थी। लोग ये चाहते हैं, गणतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि हम सुधरे हुए व्यक्ति को चाहते हैं कि वो हमारा नेता बने और वो गंदगी करना बंद कर दे, उसमें से दुर्गुण हट जाएं। अगर दुर्गुण हट जाएंगे तो हम उनको फिर से स्वीकार कर लेंगे। मैं स्वयं भी उनको बहुत अच्छा नेता मानती हूँ डिस्पाइट इमरजेंसी का टाइम, लेकिन वो तो मेरी निजी राय। 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1983 में एक पिक्चर बनी जाने भी दो यारों। जाने भी दो यारों में नेता, ठेकेदार, बिल्डर्स, ऑफिसर्स, पत्रकार, उनके षड्यंत्र, उनके गठजोड़, उनकी लूट खसोट, लुटती पिटती जनता का चित्रण किया गया था, और उसको थोड़ा सा हंस के किया गया था, और उसके बाद हम लोगों का हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गया था। वो पिक्चर ऐसी थी। उस पिक्चर को नेशनल अवार्ड दिया उस सरकार ने, उस पिक्चर के डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड दिया उस सरकार ने, और सबसे बड़ी बात कि उस पिक्चर को बनाने का पैसा दिया उस सरकार ने, जिस सरकार के ज़मानों को हम लोग बहुत अंधेरा समय मानते थे। 1983 से आज 2023 है, 40 साल हो गए। आज भी वो कहानी तब भी सच्ची थी, आज भी वो कहानी उतनी ही सच्ची है, और आज के 40 साल बाद भी वो कहानी उतनी ही सच्ची होगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम लोगों में से कोई जना ऐसी पिक्चर बना सकता है आज? इसीलिए इन समय को हम लोग कहते हैं कि ये कठिन समय है। जी, सादर नमन। मैं कैप्टन ए.के. आनंद। एक सवाल मेरे मन में भी ये हो रहा है, जैसे किसी ईश्वर की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही बात करें तो उनका वर्णन, उनके कुंडल का, उनके बाहुबल का, हनुमान जी के बाहुबल का वर्णन मैं कर सकता हूँ। तो स्त्री भी अगर श्रृंगार करती हैं तो उनके श्रृंगार को शिष्ट तरीके से वर्णन करना कहाँ तक गलत है? सवाल किससे आपने किया है सर? शालिनी मैम से? अच्छा, मुझसे किया है। तो सर शिष्ट तरीके से तो किसी के भी सौंदर्य का वर्णन करने में कोई बुराई नहीं है ना, तो बस लेकिन शिष्ट तरीका हो। जब आप ऑब्जेक्ट समझने लगें और ऑब्जेक्ट समझ के किसी भी महिला हो या पुरुष ही हो, जैसे आपने देखा है आजकल पुरुषों की भी चड्डियों का विज्ञापन आता है, बेचारे नंग धड़ंग दौड़ते रहते हैं, कहीं खिड़की से लटक जा रहे हैं, कहीं बेचारे कलाबाजी खा रहे हैं, तो उतना अशिष्ट हुआ। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सिर्फ ये कि जो भी व्यंग हो या जो भी करा जाता है उसमें जो भाषा का असौंदर्यकरण हो गया है, जैसे अभी आपने पढ़ा और उसमें जो अपशब्द थे, क्या वो होना अनिवार्य है? क्या उससे ही व्यंग निकलता है? क्या उसके बिना व्यंग नहीं है? मेरा भी सेम यही सवाल था। सभी प्रबुद्ध जनों से, सभी से पूछना चाहती हूँ कि हमारी भाषा में ऐसे शब्द क्यों आते हैं जो हमें भरी सभा में बैठ के सुनने में मतलब अनुचित लगते हैं? नहीं, देखिए जो भी सवाल है, सवाल आपका है, मैंने उसी सवाल को उठाया था, और कोई भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बैठे जो हैं वो उस शब्द पे हिमायती होंगे। कई बार होता है कि हम प्रसंगानुकूल उसके करने के लिए कि जैसे भाई ज़रूरी हो गया हो, लेकिन ये मेरी नज़र में तो अनुचित होता है। वही मैं सर से पूछना चाहती हूँ, सर आप बताएं। हाँ, सर ऐसा भाषा में क्यों आने लगा है? देखिए, भाषा में जब कोई भी शब्द आता है तो उचित अनुचित अपने अर्थ से वो होता है। लेखक का मंतव्य क्या है? कई बार आपकी समाज की या पाठक वर्ग की जो एक जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि है या उसकी मान्यताएं हैं, उसका विवेक है, उसको थोड़ा धक्का देने के लिए, ठोकर मारने के लिए भाषा में कई बार आघात भरे शब्द आ जाते हैं। मैं इसकी वकालत में नहीं कर रहा, यहाँ तो थोड़ा, यहाँ अर्थ में वो समस्याग्रस्त है। यहाँ वो तो मैं मानता हूँ एक लेखक को अधिकार होता है, जैसे मंटो की कहानियाँ आप ले लीजिए और बहुत सारे धूमिल की कविताएं लीजिए, काशीनाथ सिंह हमारे हैं, राही। अब आधा गांव जो है वो एक अद्भुत उपन्यास है
विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखा गया, उसमें आपको इससे भी ज़्यादा आपत्तिजनक शब्द लग सकते हैं, लेकिन वो एक ग्रेट नावल है, अपने अर्थ में ग्रेट नावल है। तो ये है कि लेखक का मंतव्य क्या है। वह चौंकाने के लिए, स्त्री समाज को अपमानित करने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, अपनी कुंठा भड़ास निकालने के लिए अगर भाषा में इस तरह के शब्द ला रहा है तो आपत्तिजनक है। लेकिन यदि वह एक जो हमारी बहुत गुड बॉय वाली जो छवि हमारे दिमाग में जो चेतना बनाई जाती है कि नहीं साहब हम बड़े संस्कारी, जिसे कहते हैं संस्कारी पुरुष हैं, संस्कारी स्त्री हैं, तो उसको धक्का देने के लिए खुद स्त्रियों ने, आप कृष्णा सोपती की कहानी पढ़िए ना भाई, उनकी कहानी यारों की यार पढ़िए, तो इससे ज़्यादा आपत्तिजनक शब्द हैं। लेकिन वहाँ आपकी जो स्थिर और मतलब जिसे कहते हैं कि उस तरह की जो रुचि होती है पाठक वर्ग की, उसको आघात पहुंचाने के लिए सचेत रूप से ऐसा प्रयास किया जाता है। तो लेखक को थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए, उसका इरादा क्या है इससे उसकी बात तय की जाएगी। अच्छा, मुझे तो बहुत नागवार गुजरा है। और इनके सुन लीजिए मेरी बात, जो और भी इनके व्यक्ति मैंने पढ़े हैं उसमें ऐसे ही आपत्तिजनक शब्द है। आपने मंटो से सर का परिचित किया है। मंटो ने अगर कहानी में उनका खोल दो, उस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं खोल दो, बट खोल दो से एक अभी भी मेरे रोए खड़े हो जाते हैं तो वो स्थिति को उन्होंने। तो वही मैंने आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा अर्थ महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बहुत ही नाजायज, उसका कहीं कहीं पूरे उसमें से स्टैंजा जो उन्होंने पढ़ा है उसमें कहीं उसकी जरूरत ही नहीं थी। मतलब वो शब्द हम लोग जो है अपने किसी भी श्रेष्ठ उसमें, अच्छा जिस समय सब मंटो की कहानियों का एक स्तर अलग है, कृष्णा सोपती जी का स्तर वो अलग है, बट ज्ञान चतुर्वेदी जी का जो स्टैंजा है मुझे तो बस एग्जैक्ट यही बात तो मैं भी कह रहा था, मैं इसकी वकालत में नहीं बोल रहा था। जी जी, मैं आपको समर्थन देता हूँ उसको कि ऐसे लोगों को सब ऐसा क्या, मैं थोड़ी बात और कहूँ कि ऐसे व्यंग्यकार जो अपने आप को है बहुत उनका नाम है सारी चीजें, बट आप शिक्षा क्या दे रहे हैं जो आगे आने वाले व्यंग्यकार है। सपोज मैं लिखना चाहूँ तो मैं भी या ये जो और भी शब्द हैं जो जिनको मैं नहीं कह सकता यहाँ पर, क्या मैं उनका इस्तेमाल कर लूँ? सर बहुत अच्छा आपने कहा है। और मैं इस माफ़ी मांगते हुए ये कहूँगी कि समय समाप्त हो गया और हमारे अगले सेशन का टाइम हो गया है। हमारा अब आने और सवाल अभी उसको आने दीजिए ना। नहीं, वो बार बार आ रहे हैं। सवाल बहुत हैं, उनको भी बोलने दीजिए। देखिए इसके लिए हम लोग बाद में आगे चल के, हाँ नहीं आप प्लीज मतलब मर्यादा बनाए रखें सदन की। नहीं प्लीज, पर कितने लोग मर्यादा नहीं एक मिनट, एक सेकंड माफ कीजिएगा। ये जो भाषा के इस्तेमाल के बारे में थोड़ी सी बात मैं भी कहना चाहूँगी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि लेखकीय आज़ादी होनी चाहिए। और जब मैंने एक बार उनका पढ़ा था विजय तेंदुलकर का, तो उन्होंने कहा कि हम सभ्य समाज को धक्का देने के लिए ये मंच पे कर रहे थे ताकि आपको पता चले आप कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि लेखक जो है वो सिर्फ समाज से आता है इसलिए वो गालियाँ भी देने लगेगा और समाज को ज्यों का त्यों चित्र। उसके दो दायित्व होते हैं। एक तो ये कि हम आपको दिखाएं कि आप इतने विभत्स हैं और इसलिए हम माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं मंच पे खड़े होके कि आप ये बोलते हैं तो हम भी ये बोलेंगे, तो हम आपको नीचे घसीटते हैं। और दूसरा लेखक का काम ये है कि मैंने बहुत अच्छा सीखा है, उदात्तता ग्रहण की है। मैं पूरे समाज को अपनी उदात्तता के साथ ऊपर ले जाऊंगा। तो जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो आप बोल रहे तो वो चीज़ जो जहाँ जिस भी वजह से की गई होगी, आज वो OTT प्लेटफॉर्म पे जा चढ़ी है और हम ये देख रहे हैं कि उसका विभत्सतम स्वरूप हम भाषा का देख रहे हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। तो वो छवियां भी बिल्कुल विमानवीकृत हो गई है। भाषा भी अब भाषा ना रह के सिर्फ गाली गलौज का एक गुच्छा सा हो गई है। तो ये एक समझने की बात है कि हम किस वजह से हम लेखक को ये स्वतंत्रता दे रहे थे लेखिकाओं को, और उस स्वतंत्रता का क्या दुरुपयोग हो गया है। तो ये थोड़ा सा मुझको लगता है करेक्टिव एक्शन लेने का टाइम है, इसके बारे में पुनर्विचार होना चाहिए।
बहुत ही अच्छा सेशन रहा और मैं फिर से कहूँगी कि अगर मेरी तरफ से कोई धृष्टता हुई है तो उसको माफ़ करिएगा। और अगले सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, हमारे इतने शानदार कवि आने वाले हैं, इसलिए हम लोग अपने समय को बचाते हैं। इस विमर्श को फिर कभी हम लोग आपस में या बाहर ही निकल के बात कर लेंगे। और सर शुक्रिया, मुझे जो गलतियाँ हुई वो माफ़ करिएगा।